खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो मुस्कुराकर उसके सामने आ बैठी, जबकि मुकाबिल ने बेजारी से उसको देखा, जिसे उसने महसूस कर लिया। क्या हुआ? उसके चेहरे के जाविये देखकर वो पूछने लगी। चेहरे पर से मुस्कुराहट रफ्ता रफ्ता जाने लगी। कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें बस ये बताने आया हूं नैन के हमारी शादी नहीं हो सकती। वो कितने आराम से बोल गया था, जबकि नैन के चेहरे की सारी शादाबी खत्म हो गई। वो संजीदगी से उसको देखने लगी, आंखों में उदासी सी आ गई। क्या मतलब? ऐसा क्यों कह रहे हो? नैन ने उसका हाथ थामा। देखो, ये बात हकीकत है कि हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है यार, और मुझे अपनी मम्मा की ये बात समझ आ गई है, तो शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। वो लापरवाही से बोला। मगर हमारी मोहब्बत? जैसे कदमों में से दम सा निकल रहा था रफ्ता रफ्ता। देखो मोहब्बत, वो मुस्कुराया, तुम काबिले मोहब्बत हो, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता, वो कहकर उठ गया। नैन उसको देखने लगी। चलता हूं, उसने कहा और ग्लासेस लगाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जो अभी चंद दिन पहले उसने ली थी, जबकि नैन उसको जाता हुए देख रही थी। अहमद के साथ गुजरा एक एक लम्हा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। बड़ों ने उनकी मंगनी की थी और अहमद ने कैसे वाजे किया था वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, और उसकी इस मोहब्बत की वजह से तो वो उसके करीब होती चली गई थी कि दिल में कब उसका नाम गूंजने लगा पता ही नहीं चला। और आज वो कितने आराम से कह गया था कि शादी नहीं करेगा स्टेटस की वजह से। उसने अपने आंसू साफ किए, जो चाहकर भी रुक नहीं रहे थे। वो उठी और बैठक से सहन में आ गई। अहमद ने क्या बात की है? उसकी मां ने पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ नोटिस लेने आया था, वो वहीं रुके थे तो मैंने दे दिए, नैन ने कहा, फीका सा मुस्कुराई। अच्छी बात है बेटा, शादी से पहले इस तरह मिलना मिलाना कहाँ अच्छा लगता है। एक इज्जत ही तो है हमारे पास बेटा, उसको ही संभाल संभाल कर चलना है। उसके सर पर हाथ रखकर वो उसे कहकर चली गई, जबकि उसकी आंखें एक बार फिर गीली हो गईं और वुजू करके वो अपने कमरे में चली गई, जहां उसके बाकी बहनें भी थीं, मगर किसी की तवज्जो उस पर नहीं गई, क्योंकि नमाज तो वो सारी ही पढ़ती थी। उसका सेलफोन बज रहा था, जिसे उसने झुंझला कर उठाया। नींद बर्बाद कर दी, आज ही ऑफिस में इतना काम किया था। पहला दिन जो था ऑफिस में, ऊपर से कबीर ने तो घन चक्कर ही बना दिया। सेलफोन चेक किया, सालार की कॉल थी, उसने कॉल पिक की। जी भैया, वो बोला। यार लॉन में आओ, उसने बस इतना कहा और फोन बंद कर दिया। क्या मुसीबत है? जैन मर गया है जो मुझे उठाया है? वो बिड़बिड़ाता हुआ उठा, जबकि कोई नहीं जानता था कि जैन अपने कमरे में है या कहाँ है। वो लॉन में आया तो उसका मशहूर भाई, जो फिल्मों ड्रामों में काम करता था, दीवार पर चढ़ा बैठा था। आरिस को सब समझ आ गई, ये अंदर आने के ड्रामे थे। यार हाथ दो, क्या मुंह देख रहे हो? सालार ने कहा, तो आरिस ने आगे बढ़कर उसको हाथ दिया, जिसका सहारा लेकर वो अंदर दाखिल हो गया। हमारे घर में दरवाजा भी है। आरिज ने उसको देखा, जिसमें कदम रखने का मतलब ये था कि तुम्हारा बाप मेरी बोटियां कर देता। सालार कपड़े झाड़ने लगा। तो आपको आने की क्या जरूरत थी? क्या मुझे नहीं पता आपके पास फ्लैट भी है मोहतरम? आरिज ने आंखें घुमाई। देखो, बड़े भाई पर नजर रखने की जरूरत नहीं। सालार ने घूरा। तो बड़ा भाई मेरी मदद ना लेता? आरिज ने भी दू बदू जवाब दिया। सालार ने उसके गर्दन पर घुमाकर हाथ मारा और अंदर जाने लगा। आरिस भी गर्दन रगड़ता अंदर आ गया। वैसे एक बात पूछूं? वो सालार के पीछे किचन में आ गया, जो इधर उधर चीजें पलटता खाने के लिए कुछ तलाश कर रहा था। पूछो। खाने को जूठा करते हुए वो बोला। ऐसा क्या था उस लड़की में जो आप इतना भड़क गए? आरिस की बात पर सालार ने उसकी जानिब देखा। मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, सालार ने कहा और फ्रीजर खोला। आपने बाबा पर हाथ उठाने की कोशिश की है, क्या लगता है आपको ये आम बात है? आरिस ने जैसे उसे याद दिलाया। यही तो बात है, तभी तो यहाँ वापस आ गया हूँ, उसने ट्राइफल खाते हुए जवाब दिया। जरूरत ही क्या थी ऐसा करने की? आरिज ने शाने उचकाए। तुम मेरे बाप ना बनो, निकलो यहाँ से। मैंने तुमसे इतने सवाल कर लिए ना, तो लग पता जाएगा तुम्हें। सालार ने उसको घूरा। कर ले, मैं कौन सा डरता हूँ? आरिज ने भी लापरवाही से कहा। अच्छा, तो फिर कब का वीजा लगा मेरे भाई का? एक आईब्रो उचकाकर वो उसकी आंखों में देखने लगा, जबकि आरिज होंक रह गया। ये उसने कहाँ सुन ली थी बात? वो तो इस वक्त बाहर था जब वो ये बात करके अपने रूम से निकला था। आरिस की हैरान शक्ल देखकर सालार हंस दिया। तुम इस मुगालते में गलत हो मेरे भाई,
कि तुम्हें मैं ये कबीर उसके कब्जे में आने देंगे। उसका शाना थपथपाकर वो वहां से चला गया, जबकि आरज ने मुट्ठियां भींच ली थीं। यकीनन ये बात आयत ने निकाली होगी, जो वो दूसरी शादी का जिक्र उससे करके आया था। उसका सारा ध्यान आयत की जानिब चला गया। वो यूं ही भड़कता हुआ अपने कमरे में आ गया। नए सिरे से परेशानी लग गई थी कि कबीर ये बात जान गया है तो उसकी सारी कोशिश बेकार थी। उसने मुट्ठी हथेली पर मारी थी। मन किया आयत का जाकर गला दबा दे। आरिस को उसके रूम में जाते देखकर उसने बाबा के कमरे की जानिब देखा। लाइट ऑफ थी, वक्त भी तो काफी हो गया था। वो अपने पोर्शन में जाने लगा। सीढ़ियां चढ़कर वो बाउल से यूं ही खाता ऊपर आ गया। अपने रूम की लाइट ऑन की तो ग्लास वाल पर निगाह गई। वो बेख्तियार ही वहां ग्लास विला के नजदीक आ गया और पर्दे हटा दिए। इधर उधर देखता रहा और इससे पहले वो पलटता कि निगाह वहां चली गई जहां वो देखना चाहता था। वो उसी बेंच पर बैठी थी। सालार पीछे पलटा, हाथ में बाउल पकड़े वो रूम से जल्दी से निकला। इर्द गिर्द देखता वो अदील के पोर्शन की जानिब आ गया। लाइट्स उस पोर्शन की ऑफ थी। ये शायद जानबूझकर की गई थी कि किसी की निगाह उस पर न पड़े जो वो बाहर आई हुई थी। सालार बिना डरे उसके सामने जा खड़ा हुआ। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि रोशनी होती है या नहीं। मुकाबिल सटपटा ही गई। उसको अपने सामने देखकर वो अजीब नजरों से उसको देख रहा था। जिमल को सबसे पहले अपने बालों की फिक्र हुई। उसने जल्दी से दुपट्टे से खुद को ढांपा और वहां से जाने लगी। सालार ने वो बाउल बेंच पर रखा और हाथ झाड़कर पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाल लिए। कैसे हुई है तुम्हारी शादी से? उसने सवाल किया। लहजा संजीदा था। जिमल ने उसको एक निगाह देखा और अपना चेहरा भी छुपा लिया। उसके चेहरे पर अदील की मार पिटाई के कई निशान थे। तभी उसने अपना चेहरा छुपा लिया, जबकि सालार की नजर वाकई उन निशानों पर नहीं गई थी। अंधेरे में उसे वो निशान नजर भी नहीं आने थे। उसका सवाल जिमल को बेमानी लगा। तभी वो वहां से फिर से जाने लगी। रुक जाओ, उसने दोबारा से उसे टोका। जिमल के कदम फिर से रुक गए। जाएं जाएं आप यहां से मैडम। मुझे मारेंगी फिर? आपकी वजह से? वो चेहरा मोड़े बोली। सालार ने एक कदम उसकी तरफ उठाया। कौन मैडम? वो हैरानगी से पूछने लगा। जिमल ने जवाब नहीं दिया। अफशीन चाची, वो शशदर पूछने लगा। जिमल ने जरा सा रुख मोड़कर उसको देखा और फिर से जाने लगी। शट अप, रुक जाओ वहीं, वो एकदम चीखा। प्लीज आवाज मत निकालें, वो मुझे मारेंगे। कौन मारेगा तुम्हें? सालार चिढ़कर उसकी नकल उतारने लगा। अदील, जिमल ने जवाब दिया। हाँ, बड़ा मुअद्दब और बाइज्जत है जिसका जिक्र ऐसे कर रही हो। सालार को उलझन हुई। जिमल फिर से जाने लगी। सालार ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। यह बेख्तियारी अमल था जो उससे हुआ था। जिमल की आंखें हैरानगी से जहां फैली वहीं सालार ने उसका हाथ छोड़ दिया। तो तुम्हें मेरी वजह से मार पड़ी थी? वो पूछने लगा, जैसे उसे फर्क न पड़ा हो उस हरकत से। बराए मेहरबानी यहां दोबारा मत आइएगा, जिमल ने कहा और वहां से बिना रुके चली गई। सालार जबकि उसके गोरे पांव जिस जिस तरह घास पर रखे जा रहे थे उन्हें तवज्जो से देख रहा था। कुछ देर वो वहां खड़ा रहा, इधर उधर देखता रहा। अदील के लिए वहां एक झूला भी लगा था। अफशीन ने हर चीज मुहैया की हुई थी। सालार उस झूले के नजदीक गया और उसको उसके हैंडल से निकालकर उसकी सीट अपने हाथ में लेकर उसने वो सीट दरख्त के पीछे छुपा दी। दरवाजे की ओट में से जिमल ये सारे नज़ारे देख रही थी कि वो जानबूझकर क्या हरकतें कर रहा है। वो अपने काम से मुतमईन होकर गुनगुनाता हुआ अपना बाउल उठाकर एक नज़र उस बंद कमरे को देखकर वहां से आ गया। अलबत्ता अफशीन चाची पर उसे गुस्सा भी खूब आया कि वो अपने पागल बेटे के लिए किसी लड़की को कैसे मार पीट सकती हैं। अपने रूम में आकर वो शावर लेने जाता कि ग्लास वाल पर निगाह गई। अंधेरे में वो हैवला इस तरह तेजी से बढ़ा था जहां वो सिटिंग छुपा कर आया और जल्दी से वो सिटिंग निकाल कर उसने झूले को दोबारा जोड़ने की कोशिश शुरू की और काफी तगोदो के बाद वो सिटिंग उससे अलग ही हो गई। सालार हैरानगी से ये देख रहा था। लगाने के बाद वो अंदर चली गई। सालार के मुंह से बेसाख्ता ये लफ्ज निकले थे, डरपोक। सुबह नाश्ते की टेबल पर 2 दिन से खामोशी ही थी। कबीर, आरज, मुर्तजा, यहाँ तक के सारे भाई और परीशे अमल सब नाश्ता कर रहे थे। आयत और सालार अलबत्ता नहीं थे। मम्मा, मैंने आपसे कुछ कहा था, कबीर ने अचानक ही बीच में बात डाली। ओह हाँ मदीहा, मैंने तुम्हें कहा था तुम एमन और की तरफ जाओ शगुन का सामान लेकर। कबीर और आरज की शादी का इरादा हो रहा है मेरा, आयत की रुखसती का, मुर्तजा तफसीली से बोले। मदीहा के दिल को जैसे सुकून सा मिला के बिलाकर उनके दिल में आयत का ख्याल खुद ही आ गया।
जबकि वो तो कब से हीले बहाने तलाश रही थी कि कैसे उनसे बात करे। आरज का नवाला वहीं रुक गया, जबकि कबीर ने सब्र से माँ की जानिब देखा। बाबा मुझे अभी शादी नहीं करनी, आरज ने सहूलत से कहा। क्यों बेटे, भागने का प्लान बना रहे हो? मुर्तजा सख्त नजरों से उसको देखने लगे। आरज ने कांटा रखा और उनकी तरफ देखने लगा। मैं आयत से ना ही निकाह करना चाहता था और ना ही रुखसती करके उसे अपने सर पर बिठाना चाहता। वो बिना लिहाज के बोला। बदलिहाज? मुर्तजा तो जैसे सालार की बात पर भरे बैठे थे, एकदम अपनी जगह से उठे। कबीर ने उनको आरज तक पहुंचने से रोका। समझ क्या रहे हैं ये दोनों? वो एकदम धाड़े और ये ही धाड़ किसी की नींद में खलल डाल गई थी और उसे अंदाजा हो गया कि इसका वक्त आ गया है। आरज चुपचाप बैठा रहा। बाबा प्लीज आराम से बैठें, परसों भी आपकी तबीयत खराब हो गई थी, इससे इस मौजू पर मैं खुद बात कर लूंगा। कबीर ने उन्हें मजीद इश्तियाल में आने से रोका। वो बदबख्त ना जाने कहां मरा हुआ है, 2 दिन से घर नहीं आया, और एक ये है, दोनों ने मिलकर नाक में दम दिया हुआ है। कह दो इसको, जो मैंने कह दिया है वो ही होगा, वो उंगली उठाकर बोले। दूसरी तरफ खामोश बैठे जैन की निगाह सालार पर गई, जो कि इशारों में उससे पूछ रहा था कि क्या मामला है। सालार को देखकर जैन के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो इन कुछ दिनों में वीक भी हो गया था और कॉलेज से मुसलसल बंक करता रहा था। जैन के सर झुकाने पर सालार हिम्मत करता नीचे आया और सीढ़ियों से इस शहजादे को उतरते सब ने देखा था और सर थाम लिए कि अब जरूर कोई नया ड्रामा होगा। कबीर ने उसको घूरा क्योंकि मुर्तजा की निगाह उस पर अभी नहीं गई थी और आंखों आंखों में उसे वहां से जाने का कहा, जिसको सालार ने मानना ही कब था। वो सुकून से आया। अस्सलामु अलैकुम बाबा, उसने तमीज से सलाम किया। मुर्तजा ने उसकी जानिब देखा और मारे गुस्से से अपना जूता निकालकर खींचकर उसको मारा, जिसको ढीठ इंसान ने लपक कर कैच किया और दांत निकालने लगा। ये क्यों आया है इस घर में? वो कबीर की जानिब देखकर गुस्से से बोले। मैं बताता हूँ। कबीर से क्यों पूछ रहे हैं? वो उनके नजदीक आया और अचानक उनके गले में बाजू डाल लिए। मुर्तजा ने गुस्से से उसको झटका। अच्छा ना, सॉरी, आपको पता है ना, गुस्से में हम चारों आप पर ही गए हैं, वो बोला और उनको जकड़कर पीछे से पकड़े रखा। कहीं उनके हाथ छूटते ही उनके हाथ उसका मुंह सुजा देते, जबकि बाकी सब मुस्कुरा दिए थे। वो बचपन से ऐसा ही था और उन्होंने ऐसे ही मनाता था। हाँ, तुम मेरे ही मुंह को आओगे, मुझ पर हाथ उठाओगे? वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। नहीं नहीं, लो, ऐसा हो सकता है, मैं तो बस ऐसे ही कभी कभी, वो हंसता हुआ बोला, जबकि उन्होंने खुद को छुड़वा ही लिया। सालार जल्दी से कबीर के पास पहुंच गया। यार कुछ कर मेरे भाई, वो बोला। तो कबीर ने बाप को पकड़कर चेयर पर बिठाया। सामने आओ, उसने सख्ती से सालार को देखा। तुम सबके कहने से पहले ही बता देता हूं कि मुझसे गलती हुई है और मैं बेहद शर्मिंदा हूं, उसने कहा, जबकि शक्ल से ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन भाई आपकी शक्ल तो नहीं बता रही, आरिज ने बीच में लुकमा दिया। खोते चुप कर, सालार गुर्राया। बल्कि सही कह रहा है वो, मुर्तजा भड़के आरिज ने हंसी दबाई। यार बाबा प्लीज, सॉरी ना, आप कहें तो सजा के तौर पर आपका ऑफिस ज्वाइन कर लूं, बताएं? वो पूछने लगा। जानता था मुर्तजा की अव्वलीन ख्वाहिश थी उसके सारे बेटे कारोबार संभाले। हाँ, वो फौरन बोले। बड़े तेज हैं आप, सालार ने मुंह मोड़ लिया, जबकि मुर्तजा ने उसकी पीठ पर मुक्का जड़ा। आ और वहीं सालार के ड्रामे शुरू हो गए। मुर्तजा खुद भी मुस्कुरा दिए। उन्हें वो चारों ही अजीज थे। उनके मुस्कुराते ही माहौल की कसाफत जाती रही। कबीर और आरज ऑफिस के लिए उठ गए। मम्मा, मैं लंच टाइम में घर आऊंगा, कबीर उनको कहकर चला गया, जबकि बाकी सब भी रफ्ता रफ्ता जाने लगे। तुम्हारे लिए नाश्ता लाऊं? सालार को देखकर मदीहा ने पूछा। ओह नो मम्मा, मुझे सोना है, आपके शौहर की वजह से उठा था बस, वो अंगड़ाई लेता बोला, जबकि मदीहा ने नफी में सर हिलाया। वो सुधर ही नहीं सकता था कभी। जैन कॉलेज 5 दिन बाद लौटा था। सबसे मिलकर वो कॉरिडोर में से हरम का हाथ पकड़कर उसे एक रूम में ले आया। हरम की अलबत्ता चीखें निकल गईं उसकी इस जुर्रत पर। जहां उसने पिछले 5 दिन गुजारे थे, उन्होंने ही उसे इतनी जुर्रत दी थी। कैसी हो शम्स? उसने उसकी चुटिया में से कुछ निकलती लटों को नरमी से पकड़ा। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, हरम डरती डरती बोली। लगा दो, वो मुस्कुराया और बेताबी से उसका चेहरा देखने लगा, जबकि हरम उससे दूर से रखने लगी। यार डरती क्यों हो इतना? जैन हंसा। दूर रहो मुझसे, मैं सच कह रही हूं, मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, हरम बोली। जैन ने सर झटका। किसको लगाओगी? वो एक कदम दूर होता ऊपर से नीचे तक उसको देखने लगा। हरम को उसकी नजरों में पहली सी नरमी नहीं दिखाई दी,
बल्कि इस वक्त उसके देखने के अंदाज में अजीब हवस पोशीदा थी। तभी वो काम से उठी थी। जैन दोबारा उसके नजदीक हुआ, यहां तक के नजदीक तर। हरम रोने लगी। क्या हो गया बेबी, जस्ट रिलैक्स। जैन ने उसके गाल पर हाथ फेरा। जैन छोड़ो मुझे। अपनी कमर में उसका बाजू रेंगता महसूस करके हरम चिल्लाई और उसके चिल्लाने पर जैन ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। इधर उधर देखा, पीछे एहतशाम खड़ा था। ये नजारा देख रहा था और हरम ने इधर ही फायदा उठाया और वहां से भाग गई। एहतशाम उसके नजदीक आ गया। माल जबरदस्त है, वो बोला। वो कोई माल नहीं है, मुझे पसंद है, जैन ने लापरवाही से कहा। मेरे भाई, अपनी पसंद के साथ ऐसा नहीं किया जाता। एहतशाम हंसा, जैन भी हंस दिया। चल कहीं पकड़ते हैं इसको, उसने कहा। नहीं, जैन ने नफी की। चल ना यार, पहला हक तो तेरा ही है इस पर। एहतशाम ने उसको भलाया फिसलाया, जिस पर जैन ने हामी भर दी। ये बात भूल कर कि वो उसकी पसंद थी और दोनों ने आज रात होने वाली कवाली में उस लड़की को पकड़ने का प्लान बना लिया। मगर एहतशाम ने उसको रोका कि ये बात किसी को नहीं बतानी, जिस पर जैन भी मुत्तफिक हो गया। मम्मा, आपको मैंने कहा था आप जाएं। कबीर उनकी जानिब देखने लगा। मेरे बेटे, बहुत हंगामा हो जाएगा। तुम एमन को जानते हो, तुम्हारी जितनी ही है, तुम्हारी जहनी मुताबिकत अच्छी हो जाएगी उसके साथ। उन्होंने उसको समझाया। मम्मा प्लीज, वो उनका हाथ हटाकर बोला। मैंने आपसे कभी जिद नहीं की किसी भी बात ये चीज पर। सालार हर बात जिद पर मनवाता रहा। मैंने कभी इसकी तरह नहीं किया। आपको मेरी बात माननी चाहिए। वो बोला तो मदीहा फीका सा हंसी। अच्छा, तो सारी जिंदगी की जिद तुम इतना अहम फैसले पर निकालना चाहते हुए, तुम जानते हो एमन तुम्हारी ही मुंतजिर है। बस यार, एमन एमन एमन। मैं क्या एमन का अचार डालूंगा जब वो मुझे पसंद ही नहीं, वो गुस्से से बोला। मदीहा उसको देखने लगी। आप उठे बस, मैंने सामान मंगवा दिया है आपका। सीधी सी बात करें उनसे जाकर, वो उजलत में बोला। मदीहा ने खामोशी से सर हिलाया कि आया वो उसको देखकर तो आए जिसके पीछे उसका बड़ा बेटा ऐसा दीवाना हो रहा था। उनके उठने पर वो खुशी से फूले नहीं समाया। आप रेडी हो जाएं, मैं ड्राइवर को समझाता हूं एड्रेस, वो कहकर बाहर निकल गया। जबकि मदीहा फ्रेश होने चली गई। वो तैयार होकर नीचे आई तो तंजीला उन्हें देखकर मुस्कुराई। कहीं जा रही हैं भाभी? हाँ, तुम्हारे पास ही आ रही थी मैं। चलो मेरे साथ, जरा फ्रेश हो जाओ, मैं वेट कर रही हूँ, वो संजीदगी से बोली। मगर जाना कहाँ है? तंजीला ने सवाल किया। जाओ तुम तैयार होकर आओ, उन्होंने कहा तो वो तैयार होने चली गई। जबकि कबीर ने कुछ ही देर में सब अरेंज करके उन्हें सी ऑफ किया और खुद मुस्कुरा दिया। वो जवाब का मुंतजर था, चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। उसने गहरा सांस भरा और सेलफोन पर नैन की तस्वीर देखकर वो खिलकर मुस्कुराया। मैं, मेरा दिल और मेरा कमरा तुम्हारा मुंतजिर है, धीमे लहजे में वो उसकी तस्वीर से बोला और सेलफोन ऑफ कर दिया। वो उनकी वापसी का अभी से मुंतजिर था। रास्ते में तंजीला को सारी बात से आगाह करके वो खामोश हो गई। मगर भाभी बड़े भाई तो बेहद गुस्सा हो जाएंगे, यहाँ तक कि हमारे जाने पर भी। तंजीला को फिक्र हुई, जबकि मदीहा ने भी सर हिलाया। ठीक कह रही हो, मगर उसकी जिद के आगे क्या कर सकती हूँ मैं। उन्होंने सर्द सांस खींची और रास्ता देखने लगी। उनकी ब्लैक बड़ी सी गाड़ी तंग छोटी गलियों में दाखिल हुई। लोग इस गाड़ी की चमक दमक को हैरानगी से देख रहे थे। यहाँ तक कि अहमद ने भी इस गाड़ी को गौर से देखा, क्योंकि वो मोहल्ले में सबसे बड़े घर का और गाड़ी का मालिक था। गाड़ी दरवाजे के आगे रुकी तो मदीहा और तंजीला गाड़ी से उतरी। मोहल्ले के लोग अब के इन दोनों को रुक कर देख रहे थे, मगर दोनों को ही अपनी हैसियत से फर्क नहीं पड़ता था। वो दोनों खामोश खड़ी थी कि ड्राइवर ने दरवाजा बचाया और नैन ने दरवाजा खोला। सामने गाड़ी और दो औरतों को देखकर वो एकदम ठटकी। जबकि पूरा मोहल्ला पीछे से देख रहा था, वो देख सकती थी। अस्सलामुअलैकुम बेटा, मैं मदीहा मुर्तजा हूँ, आपकी अम्मी से मिल सकती हूँ? उन्होंने आगे बढ़कर उसकी हैरान सूरत को देखकर कहा। जी अंदर आए, नैन बोली और वो दोनों औरतें अंदर आ गईं। जबकि ड्राइवर ने सारा सामान उठा कर अंदर रखा। नैन ने हैरत से सामान को देखा। तंजीला ने मुस्कुराकर मदीहा को देखा। बहुत प्यारी है भाभी ये बच्ची तो, वो बोली मगर आवाज धीमी थी। मुझे तो ये लड़की नैन लग रही है। मदीहा भी मुस्कुराई और दोनों ही सहन में खड़ी हो गई। नैन ने दरवाजा बंद किया, इन दोनों को देखा। आंटी आप अंदर आ जाए, वो बोली और कमरे का दरवाजा खोला तो मदीहा और तंजीला अंदर बैठ गईं। तभी वहां नैन की वालदा भी आ गई। वो अपने घर में, आम से घर में इतने कीमती मेहमान देखकर हैरान थी। कैसी हैं आप? मदीहा मुस्कुरा कर बोली तो उन्होंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। अलबत्ता हैरान नजरें थी।
जाओ और पानी लेकर आओ, उसकी माँ ने कहा तो वो सियाह लिबास में वो उस छोटे से घर में नगीने की मानन लग रही थी। सर हिलाकर पलट गई। माशाअल्लाह, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, क्या नाम है इसका? तंजीला ने पूछा तो वो मुस्कुरा दी। नैन नाम है, बड़ी बेटी है मेरी, वो बोली तो दोनों ने सर हिलाया। हम दर हकीकत आपकी बेटी का रिश्ता लाए हैं अपने बेटे कबीर के लिए। मेरा बड़ा बेटा है कबीर, मुर्तज़ा माशाल्लाह से स्टैब्लिश है। मदीहा बोली तो अंदर पानी लाती हुई नैन वहीं रुक गई, जबकि उसकी वालदा ने गहरा सांस भरा। मैं आप लोगों की बहुत कदर करती हूँ, आप लोग आए, मगर माफ़ी चाहती हूँ, मेरी बेटी का रिश्ता तो उसकी फूफो के घर हुआ है, बल्कि कुछ ही अरसे में शादी भी है, और दूसरी अहम बात, हमारे यहाँ बाहर के लोगों से रिश्ते नहीं करते। वो बोली तो मदीहा और तंजीला का चेहरा सा उतर गया। दोनों कुछ कहने के काबिल नहीं रही। चले ठीक है, माजरत चाहती हूँ बहन, मालूम नहीं था हमें, मदीहा ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। तो वो दोनों उठ गईं। नैन बाहर पानी लिए खड़ी थी। मदीहा ने उसके सर पर हाथ रखा और बाहर चलती गई, जबकि सारा सामान यूं ही सेहन में। तो नैन की वालदा ने कहा भी कि ये सामान, तो उन्होंने नैन के सर पर हाथ रखकर मुस्कुरा दी। कुछ नहीं होता, हम आते तो कुछ लेकर ही आते, कहकर वो सहूलत से चली गई, जबकि वो दोनों माँ बेटी हैरान खड़ी थी पीछे। जबकि नैन सोचने की कोशिश कर रही थी कि ये कबीर मुर्तज़ा कौन है। कबीर ऑफिस से जल्द वापस लौट आया और जल्दी से बाप से छुपकर माँ के पास आ गया। खाना खाने के बाद मुर्तज़ा थोड़ी देर स्टडी में होते थे। मदीहा ने उसको सारी बात बता दी, जबकि कबीर के चेहरे पर सख्ती दर आई। कौन सी मंगनी, कैसी शादी, सब बकवास है, आप कल दोबारा जाएंगी और उसके हाथ में ये अंगूठी पहना देना। वो कड़क लहजे में बोलता उनके पास से उठ गया। पागल हो गए हो कबीर? मदीहा को अब उससे खौफ आने लगा। हाँ हो गया हूँ, वो भड़का। मुझे नैन चाहिए मम्मा, ये मजाक नहीं है कि कबीर को अपने लिए कोई पसंद आ जाए और वो उसको ऐसे ही किसी और का होने दे। ये तो आप उसे सीधे तरीके से ले आए, वरना मेरे आपस तरीके और भी हैं। वो धमकाने लगा। और बाप का क्या करोगे अपने, कैसे उनको संभालोगे? कैसे? वो भी गुस्से से बोली। वो एक बात समझ ही नहीं रहा था, कैसे वो लड़की वो उसके लिए ला सकती थी जिसकी मंगनी हो चुकी थी और शादी होने वाली थी, या फिर कैसे वो अपने साथ मुंसलिक एमन से दामन बचा सकता था। मुझे परवाह नहीं मम्मा, कबीर उनकी आंखों में देखता बोला। आंखों में सुर्ख डोरे शदीद गुस्से का पता दे रहे थे। कबीर बात समझो। मैं कुछ नहीं समझूंगा मम्मा, आप जाएं कल। कबीर बोला। मैं नहीं जाऊंगी, मदीहा ने साफ जवाब दिया। कबीर एक पल को रुककर उनकी जानिब देखने लगा। ठीक है, फिर आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी, वो उनकी आंखों में देखता बेलचक लहजे में बोला। कबीर होश के नाखून लो। एकदम मदीहा उसके पीछे लपकी, जो उनके कमरे से तेजी से निकला था। बहुत अच्छा है, मुझसे सालार उसे जो करना होता है कर गुजरता है, ना किसी से पूछता है ना किसी को जवाब देता है, और आज ये बात मुझे महसूस हो गई है। वो तेज कदम भरता नीचे उतरने लगा। कबीर, उन लोगों ने इनकार कर दिया है तो कैसे मैं दोबारा एक ही बात लेकर जा सकती हूँ? मदीहा ने उसका हाथ पकड़ा, जिसे उसने झटके से छुड़वा लिया। क्यों? वो धाड़ा। कैसे इनकार कर दिया उन्होंने? किसका रिश्ता गया उनके घर? मम्मा, कबीर मुर्तजा का गया था, और आप बस उनके इस फालतू से इनकार पर हार मान गई। लाउंज में उसकी धाड़ गूंजी। कबीर, ये फजूल की जिद छोड़ दो, खुद सोचो, वो लोग हमें जानते तक नहीं। एमन में आखिर क्या कमी है? मुझे नैन चाहिए मम्मा, वो उनके दोनों बाजू झंझोड़ कर बोला। और उस तक पहुंचने के लिए मुझे ये फालतू हिले बहाने नहीं रोक सकते। चेहरे की शादाबी में सुर्खी सी मिल गई। उसकी ऊंची आवाज सुनकर ही सब लाउंज में जमा होने लगे, यहां तक कि मुर्तजा भी बाहर निकल आए। अलबत्ता सालार का पोर्शन चौके तीसरी मंजिल पर उसका पोर्शन था, तभी उस तक आवाज नहीं गई थी। और जैन की आज कवाली नाइट थी, तभी वो शाम से ही घर से बाहर था। चढ़ गया तुम्हारी औलाद पर एक और बार दौरा, मुर्तजा बोले, जबकि कबीर ने बाहर कदम उठाए। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? पीछे मुर्तजा बोले तो कबीर एक पल को रुका। कुछ जा रहा हूं मैं। कबीर? मदीहा हैरान रह गई। ये सब क्या ड्रामा है? कौन है वो लड़की? कैसे लोग हैं आखिर जो इसका इतना दिमाग खराब हो चुका है? कबीर बिना जवाब दिए जाने लगा। मैं जाऊंगी कबीर, कल जाऊंगी फिर से। रुक जाओ मेरे बेटे, मदीहा हार मानती बोली। ये क्या बोल रही हैं आप? नहीं, मैं अपने बेटे की खुशियां बर्बाद कैसे होने दूं? हर गलत फैसले पर साथ देने मत खड़ी हो जाया करें। मुर्तजा गुस्से से बोले। कबीर ने उन्हें इग्नोर कर दिया। आप सच कह रही हैं, दोबारा जाएंगी? कबीर यकीन दहानी करने लगा, जबकि उन्होंने इस बात में सर हिलाया। वो मामूली सा मुस्कुरा दिया, जैसे अंदर तक सुकून उतर गया हो, और किसी की तरफ देखे वो वहां से अपने रूम में चला गया।
वो बुरी तरह घबराहट का शिकार घर में दाखिल हुआ और भागता हुआ अपने कमरे में जाने लगा कि अमल से टकराया, जिसकी सारी नींद उड़ गई थी और वो झनाके से गिरने वाले पानी के ग्लास को और कभी जैन को देख रही थी। जैन का वजूद कांप रहा था। क्या हुआ जैन? अमल को उसको देखकर परेशानी हुई। कुछ नहीं, वो अचानक ही चीखा। अमल एक कदम दूर हुई और जैन अपने कमरे में भागता बंद हो गया। कमरे का दरवाजा बंद करते ही वो जल्दी से बेड के पीछे छुपा था। नहीं नहीं, वो जिंदा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा ही नहीं। वो कांपते लहजे में अपने हाथों को देखता बार बार एक ही लफ्ज दोहरा रहा था। अमल और परिषद दोनों ही कवाली में नहीं गई थी, जबकि जैन अकेला गया था। बन ठन कर वो गाड़ी लेकर पहले एहतशाम को पिक करने गया। तब तक उसके दिमाग में कहीं भी हर्न की बात नहीं थी, जबकि एहतशाम ने उसकी दोबारा से ब्रेन वॉशिंग करके उसे 1-2 वीडियोस दिखाई जो उसने सहूलत से देखी, और उसके बाद जैसे कवाली में 1 घंटा जैन का गुजारना मुश्किल हो गया। एहतशाम ने उसकी तवज्जो हरम की जानिब कराई, जो अपनी दोस्तों के साथ आई थी। वो गरारा शर्ट में बेहद हसीन लग रही थी। जैन की आंखों की चमक में इजाफा हो गया और उसने मुस्कुराकर हरम को देखा। हरम की भी निगाह उससे मिली और उसने निगाह जल्दी से फेर ली। वो अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी, तभी उसके पास एक मुलाजिम आया जिसने उसको कोल्ड ड्रिंक सर्व की और वो उसके कपड़ों पर गिर गई। हरम ने वहां एक्सक्यूज किया और वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ आ गई। तभी एहतशाम भी उठा और उसने जैन को अपने पीछे आने का कहा। जैन एहतशाम को रोकना चाहता था, मगर अजीब दिमागी हालत हो गई थी। वो गलीज वीडियो देखकर के शैतान उस पर बुरी तरह सवार हो गया और वो दोनों हरम के पीछे चल दिए। हरम ने जैसे ही इन दोनों को अपने पीछे महसूस किया, वो भागने लगी कि एहतशाम ने उसको जकड़ लिया। जैन, जैन बचाओ मुझे, जैन प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हरम को जैन के सिवा कोई नहीं दिखा था। एहतशाम के बारे में वो अक्सर सुनती रही थी कि वो अच्छा इंसान नहीं था। एहतशाम छोड़ो इसे, जैन ने सख्ती से कहा। ओ पागल, हाथ लगा मौका जाया नहीं करते, दरवाजा खोल क्लासरूम का, वो बोला। जैन ने उसे आजाद कराने की कोशिश की, मगर एहतशाम ने एक न मानी और उसे लेकर वो जैन को धक्का देकर क्लासरूम में बंद हो गया। तू पागल है, ये जिंदगी का मजा है, बेवकूफ, मैं इसका दिमाग सेट करता हूँ, तू रुक, एहतशाम ने उसको कहा। जैन का दिल डूब सा रहा था, जैसे कुछ गलत होने जा रहा हो। नहीं एहतशाम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उसने दरवाजा बंद होने से पहले ही हाथ अंदर दे दिया। हरम की आस भरी नजरें उसका दिल काट रही थीं। वो तो उसकी पसंद थी, वो अपनी पसंद के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। एहतशाम ने गुस्से में जैन को धक्का दिया। जैन दूर जा गिरा, जबकि उसने दरवाजा बंद कर लिया। एहतशाम, जैन धाड़ा और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। कवाली का शोर इतना था कि किसी को आवाज नहीं गई। जैन पीछे मदद के लिए भागा, मगर हरम की चीखों ने उसके कदम जकड़ लिए। वो दोबारा चिल्लाने लगा, एहतशाम साले दरवाजा खोल। जैन धाड़ा, उसने ईंट उठाकर लकड़ी के दरवाजे पर मारी। दरवाजा थोड़ा सा टूट गया। पसीने में शराबूर जैन इस ताक में से अंदर का मंजर देखकर दहल गया। एहतशाम, वो धाड़ा। उसने दरवाजा खोलने की जान तोड़ कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला, जबकि एहतशाम की हवस उसकी आंखों के सामने एक मासूम लड़की से सब छिन गई। हरम की चीखें रुक गई थीं। जैन आंखें फाड़े ये मंजर देख रहा था, जबकि एहतशाम अपना काम करके मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। हरम, जैन एहतशाम को भूले हरम की जानिब दौड़ा। वो नीम बेहोशी में थी, हुलिया सारा बर्बाद हो गया था। जैन का हाथ उसकी नाक से निकलते खून से लगा। हरम, उसका दिल फटने के करीब था। दिल की धड़कनों का शोर कानों में सुनाई दे रहा था। तुम कातिल हो मेरे, टूटे फूटे लहजे में ये चंद लफ्ज हरम के मुंह से निकले। तुम्हें एहतशाम, वो गर्राया और एहतशाम के पीछे भागा। एहतशाम को बीच रास्ते में ही पकड़कर उसने बुरी तरह मारा, जबकि एहतशाम ने उसका ज्यादा हशर बिगाड़ दिया। साले, तूने किसी को बताने की कोशिश की तो तेरी बहुत वीडियोस हैं मेरे पास, जो मैं तेरे घर वालों को दिखाऊंगा, एहतशाम ने उसकी गर्दन दबाते हुए कहा। जबकि इसी असना में धड़ाम की आवाज पर दोनों ने पलट कर देखा और दोनों की आंखें गोया फैल गईं। हरम की लाश औंधे मुंह के बल जमीन पर पड़ी थी। हरम, जैन की चिल्लाने की आवाज पर एहतशाम एकदम से उससे दूर हुआ और पीछे हट गया। वो खुद भी हौंक था। हरम ने इस बिल्डिंग में से छलांग लगा दी थी। जैन दौड़कर हरम के पास आया। तू कातिल है इसका। एहतशाम के मुंह से जाते जाते ये अल्फाज जैन सुन के बौखला सा गया और पलटकर वो खुद भी अपने घर की तरफ भागा था।